आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेजी से अपनी अलग पहचान बनाने वाला चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत करते हुए आइए सबसे पहले डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक नजर। महादेव सट्टा ऐप पर भाजपा के प्रहार के बाद बोले सूबे के सीएम, केंद्र सरकार ने अब तक क्यों नहीं लगाया प्रतिबंध। भाजपा पर महादेव ऐप के लोगों को बचाने का आरोप, कहा हमने की है सैकड़ों एफआईआर। भाजपा पर बरसे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही केंद्र सरकार, विपक्ष के नेताओं को बनाया जा रहा चुन चुन कर शिकार, सभी राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाने का किया दावा। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा भाजपा ने कैलाश को निपटाने को दी है टिकट, तो विजय वर्गीय ने प्रियंका पर किए प्रहार, यूपी में कमाल नहीं कर पाई, मध्य प्रदेश में भी होगा बुरा हाल। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को बड़ा झटका, पूर्व सीएम की उपस्थिति में सैकड़ों पदाधिकारी हुए कांग्रेस में शामिल, कमलनाथ ने पहनाया पार्टी का गमछा। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के चुनावी माहौल के बीच महादेव ऐप पर सियासत लगातार जारी है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच सीएम बघेल ने भी महादेव ऐप को लेकर भाजपा और ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम बघेल ने कहा 17 तारीख तक कुछ न कुछ आता रहेगा जब तक मतदान नहीं होगा। ईडी और बीजेपी मिलकर महादेव ऐप वालों को बचा रहे हैं। अभी भी सट्टा ऐप बंद नहीं हुआ है, ऐप चल ही रहा है, उसे कब बंद करेंगे। वीडियो बीजेपी ने जारी किया और प्रेस नोट ईडी ने जारी किया, दोनों में बढ़िया संबंध है। ईडी और भाजपा की मिलीभगत स्पष्ट हो गया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी हार मान चुकी है, ईडी प्रमुख भूमिका निभा रही है। महादेव सट्टा ऐप में जो पकड़ा गया वो बीजेपी का करीबी है, जो गाड़ी पकड़ी गई वो भी बीजेपी के नेता की गाड़ी है। अभी तक सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल को मुख्य आरोपी मान रहे थे। भूपेश बघेल ने कहा आरोप लगाना है, मैं भी लगा देता हूं। ईडी और बीजेपी मिलकर महादेव ऐप वालों को बचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है और इस कारण से ईडी आईटी को सामने करके चुनाव लड़ रहे हैं और ईडी है वो प्रमुख भूमिका निभा रही है। और उसमें जिस व्यक्ति का अभी मैसेज आया और वो सारे तमाम, पहली बात तो पकड़ा गया, पता चला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के बड़े करीबी हैं जो पकड़ा गया। जो गाड़ी है वो भी किसी भाजपा नेता की गाड़ी है, जो बिलासपुर के हैं, कोरबा के हैं, इस नेता की गाड़ी है। तो आदमी भी उसका भारतीय जनता पार्टी का, गाड़ी भी उन्हीं का, और पकड़ने वाले भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है, ईडी वो पकड़ती है। अब दूसरी बात कि अभी तक के सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल को ही मुख्य खिलाड़ी मान रहे थे। अभी एक नया आदमी आया है जिसका पहले तो मेल आता है, फिर ऑडियो मैसेज आता है, तो ये 17 तारीख तक कुछ न कुछ आता रहेगा जब तक कि मतदान ना हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन करो, अरेस्ट करो, किसने मना किया भाई, कार्रवाई करो। आरोप लगाना है तो मैं भी आरोप लगा देता हूँ। बीजेपी और ईडी मिलकर महादेव वालों को बचा रहे हैं, मेरा आरोप है। महादेव सट्टा ऐप के संबंध में जो डेवलपमेंट हुआ उसके बाद भूपेश ने कहा कि 2 साल से इसकी जांच चल रही है। बीजेपी की मंशा इसे बंद कराने की नहीं है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक ऑनलाइन बैटिंग बंद नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। हमने 3 से 4 हजार फर्जी बैंक अकाउंट बंद कराए हैं। मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी क्या संबंध है जो अभी तक के उसमें कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। अब इनका फायदा तो इस प्रकार की कहानी डलवाने में ही उनको राजनीतिक फायदा होगा। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है, ये लोग अपने कस्टमर को APK भेजकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयाँ करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए।
बंद करवाना चाहिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है, जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा, कुछ भी बंद होने वाला नहीं है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले ने पूरे देश भर में लाखों फर्जी खाते खुलवाए हैं, जिनमें बड़ी रकमों का लेन देन होता है, और इसमें अधिकांश बैंक खाते नए नए राष्ट्रीय बैंकों में हैं या फर्जी खाते बहुत छोटी छोटी अवधियों में बंद कर दिए जाते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि ऐसे सभी खातों की पहचान कर उनको बंद कराया जाना चाहिए। भूपेश बघेल ने आगे यह भी कहा, इन सबसे बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिल रहा है। जब तक ऑनलाइन बैटिंग बंद नहीं होगी, तब तक यह सब बंद नहीं हो सकता। केंद्र सरकार को इन सब को बंद करना चाहिए। बीजेपी को छत्तीसगढ़ का खजाना और खदान चाहिए, इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वीडियो वाला व्यक्ति पहले अपने आप को महादेव सट्टा ऐप का कर्मचारी बता रहा था और बाद में खुद को महादेव का मालिक बता रहा है। अब तक हमने 400 एफआईआर दर्ज कराई है। केंद्र सरकार ने क्या किया है? लुकआउट सर्कुलर हम जारी कर चुके हैं। ये पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता जबलपुर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का जबलपुर आगमन हुआ, जहां उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। जबलपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, जहां चुन चुनकर कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं के ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा कार्रवाई कराई जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में आगामी 3 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। बीजेपी के पास सिर्फ 2 हथियार हैं, एक है ईडी और दूसरा है सीबीआई। बेमतलब बिना कारण हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान, हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है। पर 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता, तेलंगाना की जनता, मिजोरम की जनता इस बीजेपी पार्टी को सही जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार करने पहुंचे थे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से शिव प्रसाद विश्वकर्मा। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीटों समेत कुल 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। चुनाव में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन को सुरक्षा को लेकर तरह की तैयारियां करनी चाहिए। इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता फरहान खान ने छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजी आईपीएस एमडब्ल्यू अंसारी से विधानसभा चुनाव और सुरक्षा को लेकर खास बातचीत की। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण में 7 नवंबर को चुनाव होगा। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजी आईपीएस एमडब्ल्यू अंसारी साहब हैं। हम इनसे जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया में क्या परेशानियां पहले इनको आती थी सामने, और सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन को क्या ख्याल रखना है। देखिए, ऐसा है कि बस्तर संभाग जो है अभी भी जो है अर्बन एरियाज को छोड़कर रिमोट एरिया जैसे कि नारायणपुर है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा में सुकमा और सुकमा के बाद जो है कोंटा, ये तमाम क्षेत्र जो है अभी भी नक्सलाइट से फुल्ली जो है हम उससे बरी नहीं हो पाए हैं। अभी भी उनकी एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। अभी 3-4 रोज पहले ही जो है बीजेपी के एक सीनियर लीडर जो कन्वेंसिंग करते जा रहे थे, उन्होंने उनका मर्डर कर दिया है। उनका पूरा एक्टिविटी जो है इलीगल है और वो टेरराइज करने के लिए करते हैं। दूसरी, आपने जो बात कही कि दुर्ग संभाग के जो है 8 चरणों में होगा, तो जो राजनांदगांव का जो इलाका है, खिरिया है, मोला है, मानपुर है, वो भी नक्सलाइट ग्रस्त एरिया है। वहाँ पे भी काफ़ी बड़े पैमाने पे वारदात होती हैं और होती आ रही हैं।
और मैं समझता हूं कि आज के डेट में जो है तमाम तरह के इक्विपमेंट, तमाम तरह के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सेंटर जो है पुलिस के पास में आ चुकी है। और वो जो पहले करते थे, जो पहले बड़े मेजर पैमाने पे जो हमारे टाइम पे हुए, जब 2003 की बात कर रहे हैं और 2004 की बात कर रहे हैं, अब वैसा नहीं होगा। लेकिन नक्सलाइट जो है अभी भी वो बैठेंगे नहीं, क्योंकि इनको बैकअप सिस्टम जो है ये आंध्रा से है। छत्तीसगढ़ में आप जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से पुलिस विभाग का हिस्सा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में कई चुनाव आपने देखे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ परेशानी आती थी, कौन कौन सी सीटें हैं? मैंने आप बताया ना कि नारायणपुर एरिया भी अभी छोटे डोंगर है, जैसे कि छोटा डोंगर है नारायणपुर एरिया है, और उसके साथ साथ में अगर बीजापुर में जाएंगे कुटरू है, और कुटरू से लेके जब आप सुकमा रोड पे निकलते हैं तो ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट एरिया है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस का और कंबाइंड फोर्सेस का वहाँ पे हमारा प्रेजेंस है, और बहुत कुछ पुलिस डिपार्टमेंट को यानी पुलिस विभाग को, हमारे फोर्सेस को कामयाबी मिली है। जो पहले वो लोग वारदात करते थे, अब इस तरह का वारदात नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है क्योंकि बस्तर में ये 12 चुनाव होने जा रहे हैं और राजनांदगांव संभाग में भी होंगे, तो वारदात के छिटपुट वारदात होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे लेकिन कि अभी तक जो 7 नवंबर को पहले चरण में चुनाव होना 20 सीटों पर, तो पुलिस को सुरक्षा दृष्टि से क्या ख्याल रखना चाहिए, कहाँ पर सतर्क रहना चाहिए? देखिए, मैंने बताया कि पुलिस को जो विशेष जो फोकस करना है वो नारायणपुर एरिया है, और उसके साथ दंतेवाड़ा के साथ बीजापुर, और बीजापुर में भी रिमोट जो मेन रोड से जो है इन साइड जो है 15 से 20 किलोमीटर दूरी पे जो यहाँ पे है वो है। हालांकि इस बार उन्होंने जो हमारे पास जो जानकारी मिली है, इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे ऐसे क्लस्टर फॉर्म तैयार किए हैं जहाँ पे पूरा फुल प्रूफ सुरक्षा दी जा सके, और साथ साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी वहाँ पे काफ़ी डिप्लॉयमेंट हुआ है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बड़ी वारदात को लोग कर पाएंगे, क्योंकि आज का जो हमारा इंटेलिजेंस है, आज का हमारा कम्युनिकेशन है, आज हमारा ट्रांसपोर्ट है, और उसके साथ साथ जो हमारी रेकी पार्टीज हैं वो उसमें हमारे बहुत ही मुस्तैद हैं। इक्का दुक्का छोटी घटनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि नक्सलाइट जो होता है अपने प्रेजेंस को दिखाने के लिए वो कुछ न कुछ वारदात जरूर करता है। छत्तीसगढ़ जब वजूद में आया था तो उसके बाद काफी इंप्रूवमेंट आया लाइन ऑर्डर में, आपका क्या कहना है? नहीं, छत्तीसगढ़ जब इम्प्रूवमेंट आया तो देखिए शुरू में तो वो बहुत हावी रहे, लेकिन 2007 के बाद से लगातार जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, और आम जनता का, खासकर आदिवासियों का कोऑपरेशन साथ में रहा है, डेवलपमेंट हुए हैं, कम्युनिकेशंस बढ़े हैं, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बढ़ेंगे। इस तरह से वो आज दो कल खत्म हो जाएंगे। दरअसल जो आप बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो गीदम से लेकर जो अपना बीजापुर से भोपालपट्टनम का जो रूट है, अगर वो पहले 90 में अगर उस पर गोदावरी पे और महानदी पे अगर वो ब्रिज बन जाता तो शायद जो है नक्सलियों का काफ़ी बड़ा सफाया हो जाता। नहीं, हमारा ये सवाल है कि बस्तर जो नक्सलाइट एरिया है उसको लेके अभी क्या प्रशासन को इंतजाम करने चाहिए? मेन जो चीज है वो सिक्योरिटी, मेन जो है बैलेट बॉक्सेस का करना है और पीसफुल मतदान हो जाए। ये उसकी बात पुलिस डिपार्टमेंट के एडमिशन की टॉप प्रायोरिटी जो होती है कि किस तरह से बैलेट बॉक्स की सुरक्षा की जाए, बूथ को किस तरह सुरक्षित किया जाए, और जो वोटर्स हैं उनमें किसी प्रकार का कोई भय वगैरह न हो। आप देखेंगे कि वहाँ पे पुलिस ने पहले से काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, पुलिस काफ़ी स्ट्रेंथन हुई है, काफ़ी इम्पावर्ड हुई है बाई ऑल मीन्स, इन ऑल रिस्पेक्ट। और मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी वारदात नहीं कर पाएंगे। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि छुटपुट जो घटनाएं वो अपने प्रेजेंस को बताने के लिए करते हैं, ये हो सकता है, लेकिन कोई बड़ी वारदात नहीं कर पाएंगे किसी भी क्षेत्र में। अगर आप देखेंगे इससे पहले भी झारखंड में वो हुआ है, जहाँ जनक उड़ीसा में हुआ है, ये अब उनका जो है फैग एंड है। ये डेमोक्रेसी में वायलेंस नहीं चल सकता। हमारे साथ मौजूद थे छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजी IPS MW अंसारी साहब। इनका मानना है कि अफवाह जो है जहर का काम करती है, और अफवाह की वजह से इस लोगों में भय फैलता है। तो पुलिस काफ़ी सतर्क हो चुकी है और पहले से लाइन ऑर्डर बहुत मजबूत हो चुका है। भोपाल से इंडिया टाउन के लिए फरहान खान। नरसिंहपुर जिले के सिहोरा चौकी के अंतर्गत खुलरी गांव में एक दबंग ने दलित महिलाओं को जाति सूचक अपशब्द कहे और मारपीट कर दी। घटना में 2 महिलाएं घायल हो गई। गांव के सैकड़ों लोगों ने SP ऑफिस पहुंचकर दबंग को गिरफ्तार करने की मांग की है और कहा है कि अगर दबंग को गिरफ्तार नहीं किया गया तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
ग्राम खुलरी से आई महिलाओं ने एसपी को दी गई शिकायत में बताया कि गांव के हाट बाजार में पीड़ित महिला अपनी मनहारी की दुकान लगा रही थी। तभी अभिषेक राजपूत बाजार के अवैध वसूली कर रहा था। महिला के द्वारा अभिषेक को 20 रुपए दिए गए, जिस पर अभिषेक गाली गलौज करने के साथ उससे 30 रुपए मांग रहा था। महिला ने शाम को देने की बात कही। इस पर अभिषेक भड़क गया और दुकान को तहस नहस कर दिया। साथ ही जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए मारपीट कर दी, जिससे वह बेहोश हो गई। इसी बीच बचाव करने आई दूसरी महिला भी घायल हो गई। शिकायत करने आए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम खुलरी में राजपूतों के द्वारा उन्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है, जिसकी समय समय पर पुलिस को सूचना दी गई, परंतु आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। हमारी सिस्टर के साथ घटना हुई। वो बाजार में ठेला लगाती थी मनिहारी का। तो एक राजपूत समाज से लड़का है अभिषेक राजपूत, वो आया तो उसने जो मार्केट में लगता है 10-20 रुपए, तो ज़बरदस्ती ठेका था उसका वसूली का। हाँ, ज़बरदस्ती 100 रुपये मांगने लगे। तो हमारी सिस्टर ने बोली कि आप जो 10 रुपये या 20 रुपये लगते हैं वो आप लीजिए। अरे कि तू चमारन तू ऐसा करती है, वो बोलती है ऐसा वैसा, चमारों को कहीं हम खींच के मारेंगे। और इन्हें फिर उनको बहुत मारा। हमारे भतीजाटो बीच में आई तो उनको भी मारा। एक तो बेहोश है और एक पे पैर में चोट है, तो वो एडमिट है। एसडीओपी मोनिका तिवारी ने बताया कि शिकायत पर एक दिन पहले ही सिहोरा चौकी में रिपोर्ट लिखी गई और आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधित कार्यवाही की गई है। टीम आरोपी को गिरफ्तार करने रवाना हो चुकी है। चौकी सिहोरा के ग्राम खुलरी में एक महिला के साथ मारपीट का आरोप लेकर ये लोग ज्ञापन देने आए थे, लेकिन इस पे पुलिस की तरफ से एफआईआर कल ही ले ली गई थी और जो भी आरोपी है उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है और आज टीम रवाना है और उसकी अरेस्टिंग संभवतः हो जाएगी। दूसरी तरफ शिकायत करने आए लोगों ने बताया कि घटना को लेकर जिले के संपूर्ण जाटव समाज में आक्रोश व्याप्त है। जल्द ही आरोपी पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए, अन्यथा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नरसिंहपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के इस समय राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस नेता और सोनकच्छ से प्रत्याशी सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर कटाक्ष किया है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका गांधी के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी गई थी और वहां जैसा परिणाम आया ऐसा ही यहां भी आएगा। इस समय सोशल मीडिया पर सज्जन सिंह वर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सज्जन वर्मा कैलाश विजयवर्गीय पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में सज्जन वर्मा कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को निपटाने के लिए भाजपा ने टिकट दिया है। कैलाश विजयवर्गीय को अपना दोस्त बताते हुए सज्जन वर्मा ने कहा कि दोस्त को सलाह दे रहा हूं कि भाजपा निपटाना चाहती है। कैलाश को कहा कि तू मेरा दोस्त है, मेरे भाई। मैंने कहा तुझसे बदला लेने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तुझे 1 नंबर में विधानसभा की टिकट दे दी, तो तू राज्यसभा मांग रहा था भाई। तुझे निपटाना है तेरी राजनीति को, इसलिए उन्होंने तुम्हें 1 नंबर में संजय शुक्ला के सामने टिकट दे दी है। उधर प्रियंका गांधी के इंदौर दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय ने कटाक्ष किया। विजयवर्गीय ने कहा कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में भी दौरे किए थे। जो हाल उत्तर प्रदेश में हुआ था वही हाल मध्य प्रदेश के दौरे के बाद भी होगा। उत्तर प्रदेश में भी गई थी, काफी घूमी थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने भी उनको काफी बड़ी बड़ी भीड़ से सुना था, पर परिणाम क्या हुआ था उत्तर प्रदेश में वही मध्य प्रदेश में। फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदेवाशीष की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 88 दंतेवाड़ा के लिए मतदान संपन्न कराने के लिए मतदान दलों को मतदान सामग्री और ईवीएम सहित वीवीपैट सामग्री वितरित कर सुरक्षा की पुख्ता इंतजामों के बीच रवाना किया गया। दंतेवाड़ा में 7 नवंबर को पहले चरण में मतदान होने हैं, जिसके लिए मतदान दलों को अलग अलग रूटों के लिए निर्धारित वाहनों से मतदान केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना किया गया। इस मौके पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत नंदनवार, पुलिस अधीक्षक गौरव राय, जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन, अपर कलेक्टर संजय कन्नौजे, निर्वाचन दायित्वों से जुड़े अधिकारियों ने मतदान दलों को शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ
मतदान संपन्न कराने के लिए शुभकामनाएं दी और रवाना किया। वहीं आम जनता से अपील करते हुए कहा कि 7 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर अपने मत अधिकार का प्रयोग करें और 100% मतदान करने में सहयोग करें। दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक मतदान होना है। दंतेवाड़ा के जितने भी मतदाता हैं उन सब से मेरा आग्रह है कि कल अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आपका एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है और जैसे हम सबको पता है कि ये जो वोट है ये लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें और जरूर वोट करें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। अंदरूनी क्षेत्रों में मतदान दलों के साथ पुलिस बल भी भेजा जा रहा है। अति संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ, डीआरजी महिला फाइटर, विशेष मिलिट्री दल के जवान तैनात किए गए हैं ताकि 7 तारीख को होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाहर से जो हमें सीएपीएफ का बल मिला हुआ है, लोकल सीएफ का बल है और जिला पुलिस बल है, ये अच्छी तरीके से डिप्लॉय कर दिया गया है। आरओपी डीमाइनिंग सभी जगह की गई है जिससे कि मतदान दल का आना जाना सेफ रहे, कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके अतिरिक्त जो जिला में उपलब्ध स्पेशल फोर्स है, डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसटीएफ और कोबरा और सीआरपीएफ की यंग प्लाटून, वो पिछले कुछ दिनों से अंदर ही हम लोगों ने डिप्लॉय करके रखा है जिससे कि जो भी हमारे पास नक्सली थ्रेट है उसको भी हम अवॉइड कर सकें, जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो सेफली कंडक्ट किया जा सके। मतदान दलों में भी मतदान के प्रति काफी उत्साह देखा गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुकमा से मुकेश श्रीवास। महासमुंद जिले में 17 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर पीठासीन अधिकारी व मतदान दलों का दूसरे चरण का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिसमें मतदान संपन्न कराने की पूरी प्रक्रिया और जिम्मेदारियों से उन्हें प्रशिक्षित और अवगत किया जाएगा। महासमुंद जिले में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत 3 दिवस 6 से लेकर 8 नवंबर तक केंद्रीय विद्यालय व वेंडर स्कूल में प्रशिक्षण चलेगा, जिसके अंतर्गत मतदान से संबंधित की जाने वाली प्रक्रिया को कैसे पूर्ण करना है, इसका प्रशिक्षण कुशल ट्रेनर द्वारा किया जा रहा है। प्रशिक्षण के साथ साथ जिले के 5900 शासकीय कर्मचारियों ने प्रारूप 12 के तहत मतदान करने के लिए आवेदन दिया था। इस कड़ी में दोनों प्रशिक्षण केंद्रों में 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 12 बजे से शाम 5 बजे तक शासकीय कर्मचारी पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग भी कर रहे हैं। मतदान निष्पक्ष व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए महासमुंद से जयदेव सिंह। समाजवादी पार्टी के दमोह विधानसभा प्रत्याशी दृगपाल सिंह लोधी के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने अखिलेश यादव पहुंचे, जो भाजपा पर जमकर बरसे। दमोह पहुंचकर जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने नोटबंदी कर हमें और आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया और यह भरोसा दिलाया कि इस नोटबंदी से देश को फायदा होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, आतंकवाद कम होगा, लेकिन न भ्रष्टाचार कम हुआ और न देश के हालात बदले। आज मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भ्रष्टाचार की एक किताब लिख चुकी है। किताब छोटी है, लेकिन यदि उसमें दिल्ली वालों के घोटाले का हिसाब जोड़ दिया जाए तो वह किताब बहुत मोटी हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी हम ड्रोन देख रहे थे, जिसे देखकर उन्हें लगा कि यह ड्रोन कहीं 2000 के चिप लगे नोट ढूंढने तो नहीं आया है, क्योंकि जब 2000 का नोट भाजपा ने चलाया था तो यह भी कहा था कि 2000 के नोट में उन्होंने एक विशेष चिप लगाई है। यह नोट जहां जाएगा हमें पता चल जाएगा। जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी की थी, हमें आप सबको लाइन में खड़ा कर दिया था और बीजेपी ने भरोसा दिलाया था कि नोटबंदी के बाद पूरा का पूरा देश तरक्की के रास्ते पे चला जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार होने और महिला अपराधों में हो रही बढ़ोतरी पर भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। दमोह से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विवेक सेन की रिपोर्ट। वक्त चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में किए गए विकास कार्य से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश के 200 से अधिक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले में गोंगपा के राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिला एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी शामिल है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेता और कार्यकर्ताओं में दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई है। सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से छिंदवाड़ा पहुंचे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं का समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निज निवास कमल कुंज पहुंचे गोंगपा के सैकड़ों पदाधिकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी का गमछा पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। गोंगपा के राष्ट्रीय व प्रादेशिक लगभग 200 पदाधिकारी में बुधनी, नरसिंहपुर, शहडोल, सिवनी, बैतूल सहित प्रदेश के अन्य जिलों के हजारों पदाधिकारियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ये जो लोग इन्होंने मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखी और सच्चाई समझी और सच्चाई उनको यहाँ खींच के लाई। बुधनी से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। बिल्कुल ज्वाइन किया है। हाँ, बहुत लोग आए हैं, बुधनी से भी आए। इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जो 30 साल से जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी आज हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, तमाम जिलों से, सैकड़ों जिलों से आज हम लोग यहाँ पे कमलनाथ जी के यहाँ आए और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लिए। चुनावी माहौल में गोंडवाना गणतंत्र से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा पार्टी छोड़ने से जहां जीजीपी के माथे पर बल पड़ना लाजमी है, वहीं कांग्रेस पार्टी को इससे राजनीतिक फायदे की उम्मीद है। छिंदवाड़ा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए नागेंद्र सिंह शक्रवार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर चुनावी जन घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को लेकर कहा कि घोषणा पत्र किसी सरकार का आईना होता है। उसकी सोच, उसकी नीयत, उसकी नीति और उसकी मंशा और सरकार आने वाले 5 सालों में जो काम करने वाली है उसका रूट मैप है। कांग्रेस के 2023 जन घोषणा पत्र लेकर इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने कांग्रेस के युवा प्रवक्ता अजय गंगवानी से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा आज चुनावी घोषणा का ऐलान कर दिया है। हमारे बीच प्रदेश प्रवक्ता अजय गंगवानी जी, हम जानते हैं उसको कि जो कांग्रेस द्वारा जन घोषणा पत्र जारी किया गया है, हमारी प्रदेश प्रभारी कुमारी सलजा घोषणा पत्र में शामिल हुए। तमाम जिले के जो अलग अलग क्षेत्र में घोषणा जो समिति है उनके द्वारा घोषणा पत्र जारी किए गए हैं। हमारे बीच प्रदेश प्रवक्ता गंगवानी जी, हम जानते हैं उससे कि जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, देख रहे हैं कि जो भाजपा के द्वारा 20 एजेंडे पर घोषणा जारी किया गया था, अब कांग्रेस ने भी आज अपनी घोषणा दे दी है। इसमें लगातार यूथ हो गया, महिलाओं को हो गया और मुद्दा में होता है किसानों को लेकर के। तो इसको कैसे देखते हैं आप, कैसे आपको आने वाले समय में इसका किसानों को जो लाभ मिलने वाली है उसको सरकार के द्वारा किस तरह से देंगे? देखिए, घोषणा पत्र किसी भी सरकार का एक आईना होता है। उसकी सोच, उसकी नीयत, उसकी नीति, उसकी मंशा, आने वाले 5 सालों में क्या रोड मैप लेके वो कार्य करने का प्रयास करेगी, उसका एक स्पष्ट आईना है। हमारा जो घोषणा पत्र है वो भरोसे का घोषणा पत्र है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषणा पत्र किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ कपट पत्र है। आज 15 साल तक रमन सरकार छत्तीसगढ़ में रही, एक भी वादा नहीं निभाया। आज 3 घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु के 31 में से 25 वादे पूरे नहीं किए। ऐसी सरकार पे ना कभी छत्तीसगढ़ की जनता भरोसा करती, ना मोदी जी। आज ये अपने घोषणा पत्र में मोदी गारंटी की बात करते हैं। मोदी गारंटी के अलावा मोदी जी की गारंटी कौन देगा? क्या देश के लोगों को 2 करोड़ रोजगार मिल गया? क्या 15 लाख आ गए? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो गई? 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा करने वाले लोग देश की आम जनता से 30 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी के वसूल लेते हैं। ये मूलभूत अंतर है। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो सामाजिक न्याय, समावेशी विकास का एक स्पष्ट उदाहरण है। इस घोषणा पत्र में हमने हर वर्ग, चाहे किसान हो, आदिवासी हो, गरीब मजदूर हो, युवा हो, महिला, हर वर्ग के न्याय के लिए काम किया और सभी वर्ग की घोषणाओं की। आपका प्रश्न था युवाओं के लिए, तो बात कर दूं, छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जो केजी से पोस्ट ग्रेजुएशन तक हर एजुकेशन, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, डिप्लोमा हो, पूरी तरह निःशुल्क है। एक गरीब बच्चा जो मजदूर का बेटा हो सकता है, किसान का बेटा हो सकता है, अब पीजी तक पूरी जिम्मेदारी से आज एक समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में पूरी तरह अग्रसर होगा और देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और कांग्रेस ने जारी किया है आज 2018 जन घोषणा पत्र में जारी किया था, इसमें से 36 वादे में
कुछ वादे जैसे कि अभी तक भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार शराबबंदी का मुद्दा था, वो शराबबंदी अब तक पूरा नहीं, तो अब इस जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें शराबबंदी का कोई जिक्र नहीं किया गया है। देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि हमने 36 बिंदुओं का वादा किया था। 98% वादा पूरे करने वाली कांग्रेस की भूपेश सरकार देश की इकलौती सरकार है। देखिए, शराबबंदी में हमने 2 स्टेज में वादा किया था। आज कहने ग्राम सभा को हम अधिकार देंगे कि वो अपने क्षेत्र में शराबबंदी लागू कर सके। हमने अगस्त 2022 में पेशा कानून लागू किया है। जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, ग्राम सभा सीधे रूप से वहाँ पे पूर्ण शराबबंदी लागू कर सकती है। मतलब 50% मैंने वादा पूरा कर दिया। दूसरी बात देखिए, शराबबंदी का हम चाहते हैं कि पूर्णतः शराबबंदी हो। सिर्फ शराब के अलावा जो अन्य माध्यम है, जो गांजा, भांग, सारी लोगों उसको रोक करने का प्रयास है। और रमन सरकार 15 साल थी, गोवा को पीछे छोड़ के छत्तीसगढ़ जो है प्रति व्यक्ति शराब खपत में देश में पहले स्थान पे था। हमारे कांग्रेस सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि वर्तमान में 18वें स्थान पे है। देशी शराब की खपत में 10%, अंग्रेजी शराब की खपत में 15% की कमी आई है। 103 शराब दुकानें बंद की है। कहीं ना कहीं हम क्रमिक शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी जी के गृह राज्य गुजरात की तरह बंद करें, जहां घर पहुंच सेवा है। या बिहार देख लीजिए, अवैध शराब की बिक्री पूरे देश में अंदर बंद है। कहीं ना कहीं हमारा छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है। क्रमिक शराबबंदी की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये शराबबंदी होकर लागू हो जाएगी। गंगवानी जी, ये जो है आप कांग्रेस से जो आज घोषणा पत्र जारी हुए उसमें लेकर के महत्वपूर्ण है कि जो युवाओं को जो 40% सब्सिडी मिलती थी व्यवसाय के लिए, अब उनको 50% सब्सिडी आप देंगे। तो उसमें क्या युवा पीढ़ी है जो बेरोजगार युवा पीढ़ी थे और उस व्यवसाय के लिए अपनी आमदनी के लिए कुछ नया व्यवसाय करेंगे, तो उसके लिए जो इनको 50% सब्सिडी मिलेगा तो उनका आने वाले समय में लाभ मिलेगा? देखिए, हमारी कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता में युवा है। लगातार हमारे द्वारा युवाओं के हित में निर्णय लिए गए। कहीं ना कई गरीब बच्चे होते हैं जो एक अपना व्यवसाय चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करते हैं। हमारी औद्योगिक नीति में पहले भी हमने इस प्रकार से परिवर्तन लाए ताकि युवाओं को अपने रोजगार के लिए, अपने उद्योग के लिए सीधे फायदा मिले। इस बार के हमारे घोषणा पत्र में युवाओं को जो 40% सब्सिडी जाती थी उसको बढ़ा के हमने 50% किया है। उनको ज़्यादा बेहतर अवसर मिलेंगे, ज़्यादा अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने उद्योग की स्थापना कर पाएंगे। और देखिए, छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर की बात करूँ, वर्तमान में आधे % से भी कम है। जब रमन सरकार थी तो बेरोजगारी दर थी 22.3, वर्तमान से 44 गुना ज़्यादा बेरोजगारी। और राष्ट्रीय बेरोजगारी की दर की बात करूँ तो 8.5%। तो छत्तीसगढ़ ने लगातार युवाओं के हित में निर्णय लिए। इसी का नतीजा है कि बेरोजगारी दर आज छत्तीसगढ़ में पूरे देश में सबसे कम है। जहाँ तक की बात करूँ जन घोषणा पत्र की बात हो, जन घोषणा सभी सुझाव लेकर जो तैयार किया गया, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए तो जो विशेष जो महिला वर्ग है उसको लेकर के आपने जो स्वास्थ्य समूह की जो महिला जो कार्य करती हैं तो उसको लेकर के विशेष जो कर्ज है उनको माफ़ करने की बात की, तो उसमें महिला सशक्तिकरण और बढ़ावा और जो आने वाले समय में जो महिला पर हो रहे अपराध की रोकथाम के लिए इसमें सार्थक बनेंगे? देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में महिला से जुड़े अपराध में 68% की कमी आई है और ओवरऑल अपराधों में 72% की, ये इस पर दिखा रहे हैं। नक्सली घटनाओं की बात करूं तो 58% की कमी। लगातार हमारी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि रमन सरकार की तुलना में अपराधों में कमी आई है। देखिए, महिलाएं हमारी पहली प्राथमिकता है। सबसे महत्वपूर्ण रसोई गैस का सिलेंडर, जो एक हर आम व्यक्ति, एक महिला जो घरेलू महिला सीधा जुड़ी हुई है, हमने 500 रुपये सब्सिडी की बात की है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान 979 का सिलेंडर है। 500 सब्सिडी के बाद मात्र 479, पूरे देश में सबसे कम कीमत पे सिलेंडर देने वाला छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य होगा। एक कंपैरिजन बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये सिर्फ बीपीएल वर्ग की बात की है। हम जो सिलेंडर देंगे उसके लिए एपीएल बीपीएल हर वर्ग, मतलब हर आम व्यक्ति को, छत्तीसगढ़ की जनता को 500 रुपये का सिलेंडर से मिलेगा। तो ये सीधा हमको फायदा पहुंचाने का प्रयास है। और महिला स्वयं सहायता समूह की आपने बात की, पहले भी गोधन न्याय योजना के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से 2,40,000 सीधा महिला स्वयं सहायता समूह को फायदा मिला है। इस बार भी हमने ऋण माफी की बात की। बिल्कुल, ये थे हमारे बीच कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अजय गंगवानी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस की घोषणा पत्र से अब जनता घोषणा नहीं विश्वास पत्र है। इसको लेकर के आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में जो जनता को मतदान के लिए जो आकर्षित कर रहे हैं वो लगातार कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है काफ़ी कारगर साबित होगी। अब देखने वाली बात हो कि जो विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को दूसरे चरण की मतदान होनी है, उसमें कांग्रेस पक्ष में कितना मतदान पड़ता है। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेमनील मकर, इंडिया टाउन न्यूज, जयपुर, छत्तीसगढ़। महासमुंद विधानसभा में आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। अंबेडकर चौक में एमएन मीडिया के द्वारा बिना अनुमति के एलईडी डिस्प्ले बोर्ड लगाकर निजी विज्ञापन एवं राजनीतिक विज्ञापन बेखौफ होकर चलाए जा रहे हैं। महासमुंद के अंबेडकर चौक में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए एमएन मीडिया संस्थान के द्वारा बेखौफ होकर विज्ञापन प्रसारण किया जा रहा है, जिस पर नगरपालिका एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है।
इस पूरे मामले को लेकर जब नगरपालिका से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि एलईडी संचालित करने के लिए एनओसी नहीं दी गई है। मुझे आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है, उसके खिलाफ नोटिस जारी कर उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं महासमुंद विधानसभा के आरओ का कहना है कि आपके द्वारा अभी सूचना मिली है, जांच कर कार्यवाही की जाएगी। जो आपके द्वारा अवगत कराया जा रहा है, बट उसका मेरे द्वारा किसी प्रकार का अभी तक एनओसी नहीं दिया गया है। एनओसी रहता तो आपको मैं तुरंत बता दिया जाता कि एनओसी मेरे द्वारा दिया गया है। देखिए, महासमुंद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो चुनाव हो रहा है उसमें इस तरीके की जितनी भी गतिविधियां हो रही है जो बिना परमिशन को हो रही है, उसके लिए एसएसटी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम, वीएसटी और की टीम लगी हुई है जो निरंतर कार्रवाई कर रही है। और यदि कहीं पे ऐसा हुआ है, और मुझे भी अभी संज्ञान में मिला है, मीडिया के माध्यम से मुझे संज्ञान में मिला है कि कहीं पे एलईडी जो है बीच चौक में बिना अनुमति चल रही है, तो उसके लिए नोटिस जारी करके उसको तुरंत आहूत करेंगे। बता दें कि इस एलईडी में प्रत्याशियों के प्रचार के विज्ञापन भी चलाए जा रहे हैं। महासमुंद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जयदेव सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में शब्दों के तीर हर तरफ से छोड़े जा रहे हैं। अब प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने अखिलेश के बयान पर कांग्रेस को निशाने पर लिया, वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के अल्फाजों की जंग जारी है। जतारा विधानसभा में अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस को भस्मासुर के समान बताया और कहा कि वह जिसके सर पर हाथ रख दे वह भस्म हो जाए। प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल बोले, अब वह खुद पर हाथ रख रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी में भी कांग्रेस को नहीं पहचान पाए जब वह आपके साथ चल रही थी। पूरा देश जान चुका है कि कांग्रेस पार्टी धोखेबाज है, जो जनता को ठगेगा वह नहीं बचेगा। बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस कई सालों से देश की जनता की सेवा कर रही है। कांग्रेस प्यार मोहब्बत की राजनीति करती है। जिसको हमारी विचारधारा पसंद है वह आए और हमारे साथ आगे बढ़े। कांग्रेस पार्टी न किसी के सामने गिड़गिड़ाती है और न धोखा करती है। छोटे छोटे समीकरणों को लेकर जो लोग धारणा बनाते हैं वह अनुचित ही कही जाएंगी। जिन्होंने बीजेपी से धोखा खाया है वह कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी धोखेबाज है। यह देश जान चुका है, समझ चुका है, पहचान चुका है। समाजवादी पार्टी की क्या बिसात, इसने तो देश को धोखा दिया। कांग्रेस पार्टी भस्मासुर के समान है। जिस पर अपना हाथ सर पर रख देगी वो भस्म होगी और अंततोगत्वा ये खुद के सर पर भी हाथ रख रही है, खुद ही स्वाहा होने वाली है। कोई इसे नहीं बचा सकता। जो जनता को ठगेगा वो निपटेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी न किसी के सामने गिड़गिड़ाती है और न किसी के साथ धोखा करती है। उसका सौदा प्यार का सौदा है। जिन्हें उसकी राह अच्छी लगती है, विचारधारा अच्छी लगती है, वो विचारधारा के साथ आएं और आगे बढ़ें। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ने केल्हारी से जनकपुर तक रेल लाइन बिछाने का किया वादा। काम न होने पर राजनीति छोड़ने की कही बात। भरतपुर सोनहत से भाजपा के प्रत्याशी है रेणुका सिंह। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अमितेश ने कहा, भाजपा के घोषणा पत्र पर नई जनता को भरोसा। राजीव से चुनाव लड़ रहे शुक्ला ने किया दावा, फिर सत्ता में लौट रहे कांग्रेस। देवास पहुंचे गोवा के सीएम, सावंत ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। टेकरी पर माथा टेकने के बाद प्रमोद सावंत का बयान, कांग्रेस को बताया करप्शन, कहा भाजपा को मिल रहा जनता का समर्थन। इंदौर में 30 लाख के जेवर बरामद, जीआरपी ने पकड़ा संदिग्ध, जब्बलपुर से ले रहे गहनों का नहीं दे पाया हिसाब, आयकर और वाणिज्यकर विभाग को सौंपा। और अब खबरें विस्तार से। भरतपुर सोनहत विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह ने जनकपुर तक रेल लाइन लाने का वादा करते हुए बड़ा बयान दिया है। यहां विधानसभा का चुनाव दूसरी चरण में होना है और उससे पहले एक बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह ने आम जनता से चर्चा करते हुए कहा कि 2008 में मैंने सूरजपुर की सभा में सूरजपुर को जिला बनाने का वादा किया था, जिससे मैं पूरा कर चुकी हूं। और अब केल्हारी से जनकपुर तक रेल लाइन बनवाने का वादा करती हूं।
वहीं रेणुका सिंह ने कहा कि यदि मैं वादा पूरा न कर सकी तो राजनीति छोड़ दूंगी। बता दें कि रेणुका सिंह भरतपुर सोनहत से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए भरतपुर से सुनील सिंह। रायपुर के स्थानीय राजीव भवन से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च कर दिया है। कांग्रेस की घोषणा पत्र को भरोसे का सरकार का टाइमलाइन दिया गया है। कांग्रेस ने इसके पहले 2018 में जन घोषणा पत्र लाया था, जिसमें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादे किए थे, जिसमें 34 वादे कांग्रेस सरकार ने पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 घंटे के अंदर ही 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव से कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और हमारे बीच अमित श्रीवास्तव जी प्रदेश प्रवक्ता जो लगातार कांग्रेस जन घोषणा पत्र को लेकर हम बात करते हैं उनसे कि अमित जी आप बताएंगे कि कांग्रेस द्वारा आज जन घोषणा पत्र जारी किया गया है चुनावी को लेकर के, तो इसमें कितने किसान वर्ग, महिला, तमाम सभी वर्गों को लेकर के यहाँ पे चर्चा हुई है, तो आप इस चुनाव में कितना अहम मानते हैं जो घोषणा पत्र जारी हुई है? जी निश्चित तौर पे देखिए, जो हमने पिछले बार भी घोषणा पत्र लाया था और जिस प्रकार से हमने सारे वादों को पूरा किया, जनता में एक विश्वास, एक क्रेडिबिलिटी कांग्रेस हमारी बनी और जनता के बीच में जो 5 सालों में हमने काम किया, हम जनता के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। और जिस प्रकार से आज घोषणा पत्र का इंतजार पूरी 3 करोड़ जनता कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि भाजपा का जो घोषणा पत्र आया उसमें जिस प्रकार से उन्होंने कहा था मोदी की गारंटी, तो मोदी जी की गारंटी मतलब क्या भाजपा के छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं है या केंद्र में उनके जो नेतृत्व है वो भाजपा के नेताओं को क्या नकारा समझते हैं? ये पढ़ के बड़ा दुख हुआ। और दूसरा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उसमें लिखा था मोदी जी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी तो ठीक है, लेकिन मोदी जी की गारंटी कौन लेगा? उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया साहब। 15 लाख अकाउंट में आएगा, उन्होंने कहा था, लोग अकाउंट चेक करते रह गए, अकाउंट में 15 लाख नहीं आया। छत्तीसगढ़ में जो भाजपा की सरकार, पूर्ववर्ती सरकार थी, उन्होंने 3, 8 और 13 में जो भी वादे किए थे, 2100 रुपये में समर्थन मूल्य में धान खरीदी, नहीं खरीदे। 300 रुपये बोनस देंगे, नहीं दिए। किसानों को कृषि ऋण के लिए पैसा देंगे, नहीं दिए। गाय देंगे, नहीं दिए। तो उनका विश्वास करेगा कौन? और हमने तो कहा ना, हमने जो प्रोमिसेस किए थे हमने उसे डिलीवर किया। और जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं पुनः भरोसे की सरकार, जो लोग कह रहे हैं कि भरोसा बरकरार और पुनः कांग्रेस की सरकार। भारतीय जनता पार्टी तो किसानों के हित में ये बोल रही है कि हम उनको एक मुश्त जो सब्सिडी है उनको एक साथ देंगे, तो ऐसे में आप लोग जो 3200 रुपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं, तो कितना देखते हैं किसान इसमें कितना लाभान्वित होंगे? कौन हितैषी सरकार है? आप ये देखिए, एक तरफ कांग्रेस है जो किसानों के लिए जिन्होंने हमें काम किया। छत्तीसगढ़ में आज सबसे ज़्यादा अपने उपज का दाम किसानों को छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। लेकिन आप देखिए कि भाजपा वही पार्टी है जिसने किसानों के लिए 3 काले कानून लाए थे। 750 किसानों की जान चले गई। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री और भाजपा का नेता उनसे मिलने नहीं गए, क्या किसान उस चीज़ को भूल जाएंगे? आप देखिए कि अमेरिका से आने के बाद वो अपने महल को देखने चले गए, बाजू में किसान भाई लोग आंदोलन कर रहे थे, उनसे मिलने तक नहीं गए। क्या किसान भाई वो भूल जाएंगे? जिस प्रकार से किसानों भाइयों को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, क्या किसान भाई वो भूल जाएंगे? और हमने तो जो कहा है, हमने तो 2500 कहा था और 2640 रुपए दे रहे हैं। मतलब एक क्रेडिबिलिटी हमने स्थापित की है और आज किसान यहाँ पर सबसे ज़्यादा समृद्ध, खुशहाल और सशक्त हुआ है। व्यवसाय के लिए जो उद्योग को ऋण माफ़ी देंगे, तो उसको लेकर के तमाम जो युवा वर्ग हैं कहीं ना कहीं पे एक सजग होंगे और आगे वाले जो समय में युवा शक्ति को बढ़ावा मिलेगा कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसका रिस्पांस मिलेगा। क्या कहेंगे, ऐसे में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, कांग्रेस जब कोई प्लान करती है तो हम नफ़ा और नुकसान को देख के नहीं करते। हम ये देखते हैं कि कैसे 3 करोड़ लोगों का यहाँ पर वो खुशहाल हो, कैसे उनकी आर्थिक उन्नति हो, छत्तीसगढ़ की कैसी उन्नति हो, प्रगति हो, और हम कैसे छत्तीसगढ़ को समृद्ध, खुशहाल और सशक्त बनाएं। और इसीलिए हम पिछले 5 सालों से हम काम कर रहे थे। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है जब छत्तीसगढ़ मॉडल की बात पूरे देश में होती है, जब छत्तीसगढ़ मॉडल की बात पूरे देश में पसंद किया जाता है उस मॉडल को, तो हमें लगता है कि नहीं, निश्चित तौर पे हम जनता के प्यार और आशीर्वाद जो हमने काम किया है, जनता को पसंद आ रहा है। और छत्तीसगढ़ की जनता की आंखों की चमक बताती है कि हम छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने कहीं बेहतर काम किया है। बिल्कुल, आज जो लगता है, आज जो घोषणा जो किए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं पे एक बड़ा चुनावी जो दाव है उसको खेले हैं। इसमें भाजपा के पक्ष में जो पड़ने वाले वोट अब कांग्रेस से पड़ेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है?
देखिए, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि पिछली बार जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला था और 68 सीट हम जीते थे और 68 से 71 प्रदेश की जनता ने किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी जनता जो कह रही है, भरोसा बरकरार और पुनः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार। ये थे हमारे बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अनिल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जो लगातार जो घोषणाएं जो अपन कांग्रेस के द्वारा किए गए, इसको लेकर के एक बड़ी सरकार की काफ़ी बनाने में अहम योगदान होगी और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार फिर से खिलेगा। अब देखने वाली बात हो कि जनता अब इसमें किसको आशीर्वाद देती है। मेरे सहयोगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम नीलमलकर, इंडिया टाउन न्यूज़, जयपुर, छत्तीसगढ़। इंदौर जीआरपी पुलिस ने 40 लाख रुपए के जेवरात एक व्यक्ति से जब्त किए हैं। यह व्यक्ति अपने सामान के बीच जेवरात छिपाकर जबलपुर ले जा रहा था। प्लेटफॉर्म पर जीआरपी पुलिस को संदिग्ध नजर आने पर चेकिंग की गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगी आचार संहिता के तहत जीआरपी पुलिस ने इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति विपिन को संदेह के आधार पर रोका। जब सामान की चेकिंग की गई तो उसमें बड़ी मात्रा में जेवर रखे मिले। उसने कपड़े के बीच छिपाकर जेवर रखे थे। पुलिस के अनुसार विपिन ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। बाद में उसने बताया कि यह जेवरात किसी जबलपुर में रहने वाले व्यक्ति के हैं। हालांकि पुलिस को वो जेवरात के प्रमाण नहीं दे पाया। इसके बाद जीआरपी पुलिस ने जेवरात जब्त कर लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 4 में देवास एंड पर एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में एयर बैग में कोई सामान लेके खड़ा था। चुनाव के मद्देनज़र उसको चूँकि लगातार चेकिंग चल रही है, उसको जब चेक किया गया तो उसके पास से काले रंग के कपड़े के थैले में कुछ ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे, जिसके संबंध में उससे बिल वगैरह के संबंध में पूछताछ हुई तो उसके पास उसके पास जेवरात थे, उसके पास कोई भी बिल वगैरह नहीं था। ठीक ढंग से चेक किया गया तो उसमें करीब 747 ग्राम करीब का सोना उसमें पाया गया, जो बिना बिल का था। इसलिए अग्रिम कार्रवाई है तो वाणिज्यिक कर विभाग और आयकर विभाग को सूचना भेजी गई है। फिलहाल में जीआरपी पुलिस ने जेवरात जब्त कर आयकर विभाग और वाणिज्यकर विभाग को भी सूचना दे दी है। वहीं विपिन से पूछताछ जारी है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष। विधानसभा चुनाव के शंखनाद के बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार बढ़ते जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने शिवराज सरकार पर छिंदवाड़ा के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह जिला है। वहीं इस गढ़ को तोड़ने के लिए भाजपा द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है और पार्टी के बड़े नेता छिंदवाड़ा में आ रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने भाजपा पर आरोप लगाया कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ के द्वारा जो छिंदवाड़ा में विकास के लिए योजनाएं और कार्य किए गए थे, उन सभी कार्यों पर बजट कम कर छिंदवाड़ा के विकास कार्य में भाजपा सरकार ने बाधा डाली है और छिंदवाड़ा में वह विकास नहीं हो पाया है जो होना था। वहीं उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र के बारे में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के मुद्दे गिनाए और भाजपा सरकार पर पलटवार किया। 1400 करोड़ का बजट 700 करोड़ कैसे हो गया? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कमलनाथ जी ने इस जिले को दी, 487 करोड़ रुपया स्वीकृत किया, उस यूनिवर्सिटी का नाम निशान अभी तक आगे नहीं बढ़ सका। उसे कोई पैसे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिए। क्या छिंदवाड़ा से उनकी कोई दुश्मनी है? छिंदवाड़ा का यह है कि उन्होंने किस आधार पर किया, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। इंडिया टाउन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से नागेंद्र सिंह सक्रवार। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवास में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का मतलब ही करप्शन है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत देवास पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध टेकरी मंदिर में
बिराजी मां तुलजा भवानी और माता चामुंडा के दरबार पर मत्था टेका और पूजन कर मराठी भाषित सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। गोवा के सीएम ने इस दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। इस दौरान सीएम सावंत में कांग्रेस पार्टी पर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस यानी करप्शन, कांग्रेस यानी कमीशन, कांग्रेस हमेशा यही करती आ रही है। कांग्रेस के लिए राजनीति है, हमारे लिए राजनीति समाज का काम है। कर्नाटक के सवाल पर प्रमोद सावंत ने कहा कि कर्नाटक में करप्शन दिखाई दे रहा है, वो भी 6 महीने में ही। कांग्रेस यानी करप्शन, कांग्रेस यानी कमीशन, कांग्रेस यानी कम्युनल राइट्स, हमेशा के लिए कांग्रेस यही करती आई है। कांग्रेस के लिए राजनीति यानी करप्शन है, हमारे लिए राजनीति यानी समाज नीति है, समाज का काम है। सर कर्नाटक को लेकर आपने कहा था, कर्नाटक में जिस तरह से कमीशन, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे करप्शन दिखा। 6 महीने के अंदर इतनी बड़ी रेट हो गई और इतना बड़ा कैश पे पैसा पकड़ा, यानी वो वापस से कर्नाटक में प्रूव कर दिया है कांग्रेस यानी बड़ा करप्शन है। देवास के प्रमीला राज परिसर में भाजपा द्वारा यह आयोजन किया गया था, जहां गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दावा किया कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवास से अमित शर्मा। छत्तीसगढ़ बीज प्रमाणीकरण समिति के सदस्य अरविंद गुप्ता से इंडिया टाउन न्यूज संवाददाता प्रदीप मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी के जारी घोषणा पत्र पर चर्चा की। गुप्ता ने इस दौरान भाजपा के घोषणा पत्र पर भी टिप्पणी की और कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की नकल है। विधानसभा चुनाव को मद्दे रखते हुए कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है। हमारे साथ सीतापुर विधानसभा के अंतर्गत कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित हैं, जहां बीज प्रमाणीकरण समिति के सदस्य अरविंद गुप्ता हैं। आइए जानते हैं इसी घोषणा पत्र में उनका क्या कहना है। कांग्रेस की घोषणा पत्र एक घोषणा पत्र नहीं, सच्चा पत्र है। कांग्रेस जो बोलती है उसको करती है, और पिछले बार भी कांग्रेस ने जो घोषणा किया था उसको सारा पूरा किया। और बीजेपी का घोषणा पत्र झूठा पत्र है। रमन सिंह की सरकार थी और उनकी केंद्र में भी सरकार थी। चुनाव के वक्त उन्होंने घोषणा किया था कि हम किसानों का धान 2500 में खरीदेंगे और 2 साल का बोनस देंगे। सरकार बनी, किसानों को उन्होंने छाला, ना तो बोनस दिया और ना धान खरीदा। छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें बता दिया 5 साल बाद और ला दिया 15 सीट पे। और हमारी सरकार घोषणा की थी राहुल जी और सोनिया जी ने कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। कुर्सी में बैठने के 2 घंटे के बाद छत्तीसगढ़ के सारे किसान कर्जा माफ कर दिया। इसलिए कांग्रेस सच्चा पार्टी है और सच्चा घोषणा पत्र है। कितना प्रभावशाली रहेगा सीतापुर विधानसभा में घोषणा पत्र? विधानसभा में प्रभावी तो आपको दिख ही रहा है, पूरा कांग्रेसमय है। छत्तीसगढ़ में इधर 75 पार है। और आपको ये बता दूं मैं, हमारा जो घोषणा पत्र है बीजेपी वाले उसका पेंट आउट निकाल लिए, बोले कि हम किसान को भी धान खरीदेंगे 32 रुपया में। हम जो बोल रहे हैं वो भी वो बोल रहे हैं। अरे आप तो पूरे भारत में राज कर रहे हैं, पूरा भारत आपका है, पूरे भारत के किसान आपके हैं। सबका धान खरीदिए ना 3200 में, सबको बोनस दीजिए ना। सौतला बिहार क्यों? पूरा भारत तो आपका है। तो चुनाव जीतने के लिए, कुर्सी लेने के लिए आपने छत्तीसगढ़ की जनता को फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनता जान चुकी है। आप बोलते हैं कि हम गैस का दाम 500 देंगे। जब भूपेश बघेल जी ने बोला कि हम गैस का दाम 500 देंगे, तो आप भी बोलते हैं हम 500 देंगे। अरे आप तो सेंट्रल में हैं, पूरे भारत में बोलिए कि हम गैस का दाम 500 रुपये देंगे। आप छत्तीसगढ़ के क्यों देंगे? आप पूरे भारत में दीजिए, तब तो मानेंगे कि आप जो है दे रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं उसको आप रिपीट कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार लोग जान चुके हैं कि भाजपा झूठा पार्टी है, कहती है उसको करती नहीं है, और कांग्रेस जो कहती है उसको करती है। और इस बार पूरा छत्तीसगढ़ की जनता, पूरे किसान पहले से मन बना लिए हैं कि हम कांग्रेस को विजय बनाएंगे और पूर्ण बहुमत से लाएंगे। ये थे हमारे साथ बीज प्रमाणीकरण समिति के सदस्य अरविंद गुप्ता।
इनके द्वारा यह दावा किया जा रहा है यह घोषणा पत्र प्रदेश में काफ़ी असरदार होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 75 पार होगी। खरगोन जिले में खेत में काम करने के दौरान मधुमक्खियों ने मजदूरों और उनके परिवार पर हमला कर दिया है, जिससे 2 महिलाओं के साथ ही 2 मासूम बच्चे बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। खरगोन जिले के ग्राम सिनखेड़ी में मधुमक्खियों ने खेत पर काम करने के दौरान मजदूरों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में 2 महिलाएं और 2 बच्चे घायल हुए, जिन्हें आनन फानन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में घायलों ने जानकारी देते हुए बताया कि खेत में काम करने के दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। फिलहाल घायलों का खरगोन जिला अस्पताल में उपचार जारी है। 2 मासूम बच्चों को PICU वार्ड में भर्ती किया है। डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि एक बच्चे की हालत गंभीर है, जिसका उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल के PICU वार्ड में अमन 2 साल और अनंत पिता रविंद्र उम्र 5 साल सिनखेड़ी निवासी हादसे में गंभीर घायल हुए हैं। वहीं महिलाओं को उपचार के लिए महिला वार्ड में भर्ती कराया गया है। द्वारिका बाई ने बताया कि वह खेत में कपास की काठी उखाड़ रहे थे। इस दौरान अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने किसी को संभलने का मौका भी नहीं दिया। बच्चों को क्या हुआ, जैसे हम कपास गेहूँ बोने के लिए कपास निकाल रहे थे, सुट्टी उखाड़ रहे थे हमारे, तो जैसे अब हमारे खेत आसपास तो नीम का झाड़ भी रहता है, बबूल का झाड़ भी रहता है, तो झाड़ के नीचे बच्चे बैठे थे। तो मेरी बहू है, मेरे बहू के 2 बच्चे और मेरी भाभी, बड़ी भाभी, उनको जैसे पानी पीने के लिए नीचे बैठे थे, तो ऊपर क्या पता कि मधुमक्खी बैठी वाली है, तो वो उड़ी ना तो पूरे शरीर पे आ गई है। 2 बच्चे और एक महिला और एक पुरुष साथ में, तीनों एक साथ में 2 बच्चों को लेके आए थे और एक महिला को लेके आए। उनके द्वारा बताया गया कि खेत में मधुमक्खी उड़ने की वजह से किसी ने पत्थर वगैरह मारा, तो मधुमक्खी उड़ने की वजह से मधुमक्खी काटना बताया गया। एक बच्चे की हालत थोड़ी गंभीर है, उसको ICU में एडमिट किया है और बाकी तो एक को पीडिया वार्ड में रखा है और बाकी एक को महिला के हाथ में। इंडिया टाउन न्यूज के लिए खरगोन से रविंद्र परमार। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, जिनमें जनता के लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। किसानों पर दोनों ही पार्टियों ने खास प्रकाश किया है। वहीं राजिम विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और वरिष्ठ कांग्रेस अमितेश शुक्ला ने भाजपा के घोषणा पत्र पर कहा कि इस पर जनता भरोसा नहीं करेगी। भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। राजिम विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अमितेश शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है और उनकी घोषणा पर कोई भरोसा नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा द्वारा जारी घोषणा पत्र पर अमितेश ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता को पता है कि किस पर भरोसा किया जा सकता है। देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में कुछ भी बात जो बोली गई है, सबसे पहली बात तो उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने 2200 समर्थन मूल्य बोला था, उसको पूरा नहीं करा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लगातार हम लोगों ने बोली हैं और उसके ऊपर जनता का विश्वास है, वो उनकी बुरी हालत होने वाली जो पहले थे उससे कम ना हो जाए, बस ये मेरे को शक। इंडिया टाउन न्यूज के लिए गरियाबंद से नीरज शर्मा। ये थी अब तक की खबरें। हमारी फटाफट खबरों का बुलेटिन और सभी खबरें विस्तार से देखने के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।